मेरा नाम नेहा है। मैं एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी थी। मेरी ज़िंदगी कभी बहुत खुशहाल हुआ करती थी। मेरे पति आर्यन मुझसे बेहद प्यार करते थे और उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। हमारे पास सब कुछ था, बड़ा घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, पैसा। लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वो था हमारा अपना बच्चा। हम दोनों इस कमी को महसूस तो करते थे, लेकिन एक दूसरे के प्यार से उसे भरने की कोशिश करते थे। मगर किस्मत को शायद हमारी खुशियाँ मंजूर नहीं थी। एक दिन मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे रुक गई थी। उनके जाने के बाद मैं उस बड़े से घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। शुरू शुरू में रिश्तेदार आते रहे, मेरा हालचाल पूछते रहे, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। मेरे ससुराल वाले भी कुछ दिन मेरे साथ रहे, लेकिन उनका व्यवहार बदलने लगा था। पहले वो मुझे समझाते थे, मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या बदल गया है। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि उन्हें मेरी चिंता नहीं थी, बल्कि उन्हें मेरे पति की छोड़ी हुई जायदाद की चिंता थी। मेरे पति ने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी और यही बात अब सबके लिए परेशानी बन गई थी। मेरे देवर, जेठ और दूर के रिश्तेदार बार बार मेरे पास आते और कहते कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी, इसलिए बेहतर होगा कि मैं सब कुछ उनके नाम कर दूं। लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो वो लोग मुझे इस घर से निकाल देंगे। मैंने साफ मना कर दिया था। इसके बाद उनके व्यवहार में और ज़्यादा कड़वाहट आ गई और वो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। घर में रहते हुए भी मैं पराई सी हो गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे इस घर में सिर्फ एक बोझ हूँ। इन सब के बीच मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सी बात शुरू हुई। हर रात ठीक 2 बजे मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा हो। पहले पहले मैंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन एक रात मुझे साफ साफ दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मेरा दिल डर से कांप उठा। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उस दिन के बाद यह रोज़ होने लगा। हर रात 2 बजे दरवाज़ा खटकाया जाता और जब मैं खोलती, कोई नहीं होता। धीरे धीरे यह डर मेरे अंदर घर करने लगा। मुझे नींद आना बंद हो गई थी। मैं हर रात उस आवाज़ का इंतज़ार करने लगी थी। एक दिन मैंने अपनी दोस्त पूजा को इस बारे में बताया। पूजा मेरी बचपन की दोस्त थी और मुझ पर बहुत भरोसा करती थी। उसने मेरी बात सुनी और कहा कि यह कोई आत्मा वात्मा नहीं है, बल्कि कोई इंसान है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने मुझे सलाह दी कि मैं सच्चाई का पता लगाऊं। उसकी बात सुनकर मैंने घर में कुछ जगहों पर कैमरे लगवा दिए। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। उस रात मैं जानबूझकर सोने का नाटक करने लगी। ठीक 2 बजे फिर वही आवाज़ आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार मैं उठी नहीं। कुछ देर बाद दरवाज़ा धीरे से खुला और कोई अंदर आया। मैं आंखें बंद किए सब महसूस कर रही थी। वो आदमी धीरे धीरे मेरे कमरे में घूम रहा था और फिर मेरी अलमारी की तरफ बढ़ गया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मैंने अचानक आंख खोल दी। सामने जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि मेरे देवर विकास था। मैं गुस्से से कांप उठी। मैंने उससे पूछा कि वो आधी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहा है। पहले तो उसने बहाने बनाए, लेकिन जब मैंने पुलिस बुलाने की बात कही तो उसने सच बता दिया। उसने कहा कि वो मुझे डराना चाहता था ताकि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं और वो सारी जायदाद अपने नाम कर सके। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। जिस परिवार को मैं अपना समझती थी, वही मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अगले दिन मैंने कमरे की रिकॉर्डिंग देखी। उसमें सिर्फ विकास ही नहीं था, बल्कि पूजा भी थी। मेरी वही दोस्त
जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी। असल में ये दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। पूजा ने ही मुझे कैमरे लगाने के लिए कहा था, ताकि वो सब कुछ जान सके और सही समय पर वार कर सके। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन इस बार मैंने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। मैंने दोनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और पुलिस के पास चली गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उस दिन के बाद मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद मुझे एक और सच्चाई पता चली, जिसने मेरी रूह तक हिला दी। जिस रात मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था, वो कोई हादसा नहीं था, वो एक प्लान था। और उस प्लान के पीछे कोई और नहीं, बल्कि मेरा अपना परिवार था। जिस दिन मुझे यह पता चला कि मेरे पति का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, उस दिन मेरी पूरी दुनिया जैसे मेरे सामने बिखर गई थी। मैं काफ़ी देर तक वहीं कुर्सी पर जमी बैठी रही। मेरे हाथ में वह फाइल थी जिसमें सारे सबूत थे, लेकिन मेरी आंखें उन कागज़ों को नहीं, बल्कि अपने पति आर्यन की यादों को देख रही थी। मुझे बार-बार वही पल याद आ रहा था, जब उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा था कि अगर कभी वो मेरे साथ ना रहे, तो मुझे खुद को सँभालना होगा। लेकिन उस समय मैंने इसे एक मज़ाक समझा था। आज वही बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। मैं खुद से बार-बार यही सवाल कर रही थी कि आखिर किसने किया ये सब और क्यों किया? आखिर कौन ऐसा हो सकता है जो हमारे इतने करीब था और जिसने हमारी ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद कर दिया? मैंने धीरे-धीरे अपने आँसुओं को पोंछा और खुद को सँभालने की कोशिश की, क्योंकि अब मेरे पास टूटने का वक़्त नहीं था। अब मुझे लड़ना था और सच्चाई तक पहुँचना था। मैंने उस फ़ाइल को दोबारा ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांज़ैक्शन और कुछ तस्वीरें थीं, और उन तस्वीरों में मेरे पति की कार के आसपास कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे थे। हालांकि उनके चेहरे साफ नहीं थे, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ रहा था कि यह कोई छोटा-मोटा हादसा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। जैसे-जैसे मैं हर पेज को पढ़ती जा रही थी, मेरे अंदर गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ते जा रहे थे। और तभी अचानक मेरे दिमाग में एक नाम कौंधा, राजीव। मेरा बड़ा देवर। राजीव हमेशा से ही मेरे पति के बिजनेस में दिलचस्पी रखता था, लेकिन आर्यन उसे कभी पूरी तरह से भरोसे के काबिल नहीं मानते थे। कई बार मैंने दोनों के बीच बहस भी देखी थी। उस समय मुझे लगा था कि यह सिर्फ बिजनेस को लेकर मतभेद है, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि शायद उस बहस के पीछे कोई गहरी नफ़रत छुपी हुई थी। अगले ही दिन से मैंने राजीव की हर हरकत पर नज़र रखनी शुरू कर दी। मैं सीधे उससे कुछ नहीं पूछना चाहती थी, क्योंकि मुझे पक्का सबूत चाहिए था। मैंने घर के नौकरों से भी उसकी गतिविधियों के बारे में पूछताछ की, और धीरे-धीरे मुझे पता चला कि वह अक्सर देर रात को घर से बाहर जाता है, और कई बार कुछ अजनबी लोग उससे मिलने आते हैं। यह सब जानकर मेरा शक और भी गहरा हो गया। एक रात मैंने फैसला किया कि अब मुझे खुद की सच्चाई तक पहुंचना होगा। मैंने इंतज़ार किया, और जैसे ही राजीव अपनी कार लेकर घर से निकला, मैं भी चुपचाप उसके पीछे-पीछे चल पड़ी। वह शहर के एक सुनसान इलाके में जाकर रुका, जहां एक पुराना सा गोदाम था। मैं थोड़ी दूरी पर अपनी कार रोककर उसे देखने लगी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। कुछ ही देर में एक दूसरी कार वहां आकर रुकी, और उसमें से दो आदमी बाहर निकले। वो सीधे राजीव के पास गए और तीनों आपस में बात करने लगे। मैं उनकी आवाज़ तो साफ नहीं सुन पा रही थी, लेकिन उनके हाव भाव से साफ लग रहा था कि कोई बड़ी डील चल रही है। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगी,
ताकि मेरे पास सबूत रहे। तभी अचानक मुझे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं डर के मारे चीखने ही वाली थी कि उसने तुरंत मेरा मुंह बंद कर दिया। जब मैंने पलटकर देखा तो वह पूजा थी, मेरी वही दोस्त जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी। मैं हैरान रह गई और धीमी आवाज़ में उससे पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है। उसने मुझे शांत रहने का इशारा किया और कहा कि अगर मुझे सच्चाई जाननी है तो बिना आवाज़ किए सब सुनना होगा। हम दोनों छुपकर उनकी बातें सुनने लगे और तभी मैंने साफ साफ राजीव को कहते हुए सुना कि काम तो पहले ही हो चुका है, अब सिर्फ कागज़ों का खेल बाकी है और बहुत जल्दी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इसका मतलब साफ था कि वही इस साजिश के पीछे था। लेकिन इससे भी बड़ा झटका मुझे तब लगा जब उन अजनबियों में से एक ने पूछा कि नेहा का क्या करना है। यह सुनकर मेरा दिल जैसे रुक गया और मैं वहीं जड़ हो गई। राजीव हंसते हुए बोला कि उसे भी रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। यह सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब मुझे समझ आ चुका था कि यह लोग सिर्फ मेरी जायदाद ही नहीं बल्कि मेरे जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। पूजा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और इशारे से कहा कि हमें वहाँ से निकलना होगा। हम दोनों बहुत सावधानी से वहाँ से निकल गए और जैसे ही हम अपनी अपनी कार तक पहुँचे, मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। घर पहुँचकर मैं सीधे अपने कमरे में चली गई और पूरी रात जागती रही। मेरे दिमाग में सिर्फ वही बातें घूम रही थी जो मैंने सुनी थी। अब मुझे यही समझ आ गया था कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं भी इन साजिश का अगला शिकार बन जाऊंगी। अगले ही दिन मैंने एक बड़ा कदम उठाया और एक भरोसेमंद वकील से संपर्क किया। मैंने उससे सारी बातें बताई और सारे सबूत उसके सामने रख दिए। उसने मुझे सलाह दी कि मैं तुरंत अपनी सारी संपत्ति को किसी ट्रस्ट के नाम कर दूं, ताकि कोई और भी उस पर कब्जा ना कर सके। मैंने बिना देर किए उसकी सारी बात मान ली, क्योंकि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। जब राजीव को इस बात का पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने मुझसे बहस की, मुझे धमकाया और यहाँ तक कि मुझे डराने की कोशिश भी की। लेकिन अब मैं पहले वाली नेहा नहीं थी जो हर बात पर चुप हो जाए। मैंने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि अगर उसे एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। कुछ ही दिनों के अंदर मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और सारे सबूत उसके हवाले कर दिए। पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही राजीव और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा झटका मुझे तब लगा जब पूजा ने मुझसे सच कबूल किया। उसने कहा कि शुरुआत में वह भी इस साजिश का हिस्सा थी, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने मुझे बचाने का फैसला किया। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस पर भरोसा करूं या नहीं। लेकिन एक बात साफ थी कि अगर उस रात वह मेरे साथ नहीं होती तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन इस घटना ने मुझे अंदर से पूरी तरह बदल दिया था। मैं अब पहले जैसी मासूम और भरोसा करने वाली लड़की नहीं रही थी। मैंने अपने पति की यादों के साथ जीना सीख लिया था और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया। मैं अब अकेली ज़रूर थी, लेकिन कमज़ोर नहीं थी, क्योंकि इस पूरी घटना ने मुझे सिखा दिया था कि ज़िंदगी में सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं और जिन पर हम आँख बंद कर कर भरोसा करते हैं। राजीव और उनके साथियों की गिरफ्तारी के बाद घर में कुछ दिनों तक अजीब सा सन्नाटा छाया रहा, जैसे हर दीवार ने उन साजिशों की गूंज अपने अंदर समेट ली हो। मैं ऊपर से शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं पूरी तरह टूट चुकी थी।
क्योंकि जिस परिवार को मैंने अपना समझा, उसी ने मेरी ज़िंदगी उजाड़ने की कोशिश की। लेकिन मेरे दिल में अभी भी एक सवाल बार-बार उठ रहा था, क्या सच में बस इतना ही था? या इसके पीछे कोई और भी था, जिसे मैं अभी तक पहचान नहीं पाई थी? यही सोच मुझे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। एक रात मैं अपने कमरे में बैठी थी और पुराने कागज़ों को देख रही थी। तभी मुझे एक छोटी सी फाइल मिली जो पहले कभी मेरी नज़र में नहीं आई थी। वह मेरे पति आर्यन की पर्सनल फाइल थी, जिसमें कुछ पुराने बिजनेस डील्स और कुछ प्राइवेट नोट्स लिखे हुए थे। मैं उसे ध्यान से पढ़ने लगी और तभी मेरी नज़र एक नाम पर जाकर रुक गई, पूजा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि यह वही नाम था जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। फाइल में लिखा था कि पूजा के परिवार का बिजनेस कभी आर्यन के साथ पार्टनरशिप में था, लेकिन किसी बड़े नुकसान के बाद वह पार्टनरशिप खत्म हो गई थी और उसके बाद से पूजा के परिवार की हालत खराब हो गई थी। यह पढ़ते ही मेरे दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई। मुझे पूजा की वो बातें याद आने लगी जब वह कहती थी कि जिंदगी ने उसके साथ बहुत गलत किया है और उसे कभी वो सब नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। उस समय मैंने उसे सिर्फ एक दुखी दोस्त समझा था, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि उसके दिल में कहीं ना कहीं मेरे और मेरे पति के लिए जलन और नफरत छुपी हुई थी। अगले दिन मैंने पूजा को मिलने के लिए बुलाया। मैं उसके सामने बैठी थी और उसकी आंखों में देख रही थी, जैसे उसकी सच्चाई को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने सीधे उससे पूछा कि क्या मुझसे कुछ छुपा रही है। पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने उसके सामने वो फाइल रखी और उसमें लिखा सब कुछ पढ़कर सुनाया, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर तक वह खामोश बैठी रही, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने निकले। लेकिन इस बार उसके आंसुओं में पछतावा कम और गुस्सा ज्यादा था। उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा कि हाँ, ये सच है कि मुझसे नफरत करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि जो जिंदगी उसे मिलनी चाहिए थी वो मुझे मिल गई। उसने बताया कि उसने ही राजीव से संपर्क किया था और उसे भड़काया था कि अगर वह आर्यन को रास्ते से हटा दे तो पूरा बिजनेस उसके हाथ में आ सकता है। शुरुआत में उसने सिर्फ प्लान बनाया था, लेकिन बाद में यह सब इतना आगे बढ़ गया कि वह खुद भी उसमें फंसती चली गई। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ आ गया था कि इस पूरे खेल की असली खिलाड़ी वही थी। मैंने गुस्से से उससे पूछा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने हमेशा उसे अपनी बहन की तरह माना था। वह हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द और पागलपन दोनों झलक रहे थे। उसने कहा कि उसे मेरी खुशियां कभी बर्दाश्त नहीं हुई और वह चाहती थी कि मैं भी वही दर्द महसूस करूं जो उसने सालों तक सहा था। मैंने उसी समय पुलिस को कॉल कर दिया। इस बार पूजा भाग नहीं सकी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। कोर्ट में जब केस चला तो सारे सबूत मेरे पक्ष में थे और आखिरकार राजीव, पूजा और उनके बाकी साथी सभी को सज़ा हो गई। इन सब के बाद मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। मैंने सब कुछ वापस पा लिया था, अपना घर, अपनी जायदाद, अपनी सुरक्षा। लेकिन जो खोया था वो कभी वापस नहीं आ सकता था। मेरे पति की यादें अब मेरे दिल में थी, लेकिन अब उन यादों के साथ एक कड़वा सच भी जुड़ गया था। कुछ समय बाद मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने अपने पति के नाम एक ट्रस्ट बनाया जो उन लोगों की मदद करता था जो धोखे और साजिशों के शिकार हुए थे। मैं चाहती थी कि कोई और मेरी तरह अकेला और असहाय महसूस ना करे। अब मैं पहले वाली नेहा नहीं थी। अब मैं मजबूत थी, समझदार थी और सबसे ज़रूरी बात, मैंने लोगों को पहचानना सीख लिया था। मैं आज भी उस रात को नहीं भूल पाती जब रात को 2 बजे दरवाज़ा खटकाया जाता था
लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे पता है कि हर डर के पीछे एक सच छुपा होता है। और अगर इंसान में हिम्मत हो तो वह हर सच का सामना कर सकता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो नेहा की कहानियाँ चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल मिलते हैं अपनी एक और मज़ेदार कहानी के साथ।